हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या कहती है वेट डिटर्मिनेशन के अंडर। मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर का नाम है फैक्टर प्राइसिंग और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नंबर वाइज नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई बीच में प्रॉब्लम आ जाए और आपको समझ ना आए, क्योंकि नंबर वाइज मैंने सबसे पहले बनाया था कि फैक्टर प्राइसिंग होती क्या है। ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग होती क्या है उसके बारे में डिटेल डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। फिर मैंने डिस्कस किया था कि फैक्टर की डिमांड को ड्राइव डिमांड क्यों कहा जाता है। फिर मैंने डिस्कस किया है एक और वीडियो में, थर्ड वीडियो में, कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या होती है और किस तरीके से इसको ड्राइव करते हैं। अगर वो चीजें आपको समझ आएंगी तभी ये चीज अच्छे से समझ पाओगे। समझ की बात? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। Marginal productivity theory is regarded as the general microeconomic theory of factor price determination। तो ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है पुराने जमाने की है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये काफी इस्तेमाल होती थी पहले, मगर अब थोड़ी और थ्योरीज आ गई। तो बेसिकली ये फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरी है जो हमें बताती है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के थ्रू फैक्टर प्राइसेस डिटरमिन होते हैं। किसी भी फैक्टर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी, अगर वो ज्यादा है तो उसकी जो फैक्टर प्राइसिंग या उसकी जो तनख्वाहें हैं, लेबर की बात कर रहे हैं या उसके जो कोई भी फैक्टर उसके प्राइस की बात कर रहे हैं, तो वो ज्यादा होगा। अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है तो वो कम होगा, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो अब पेपर में ये थोड़ा लिखोगे तो थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा ना। इट प्रोवाइड्स एन एनालिटिकल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ द फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। तो ये हमें एक फ्रेमवर्क बताती है कि फैक्टर प्राइस को किस तरीके से डिटर्मिन किया जाता है थ्रू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। The origin of the marginal productivity concept is traced into the writings of economic thinkers of 19th century। तो ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है ये 19th सेंचुरी में जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन्होंने अपनी राइटिंग्स में डिस्कस किया था इसके बारे में। द अर्लीस्ट use of the concept of marginal product in the determination of natural wage appeared in the von Thunen's Der Isolerite Stat, जो 1826 में उनकी बुक आई थी उसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया था मार्जिनल प्रोडक्ट का। लेटर दिस कॉन्सेप्ट अपीयर्ड इन द लॉन्गफील्ड्स लेक्चर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1834 एंड इन हेनरी जॉर्ज प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी इन 1879। ठीक है, तो अब इन चीजों का डिस्कस करने का क्या फायदा है भाई? ये थोड़ा बहुत बच्चों को रट्टा भी मारना चाहिए। अगर बच्चे अगर इस तरीके से लिखेंगे कि भाई फलां फलां बंदे ने फलां फलां बुक छापी और इस सन में छापी, टीचर इतना इंप्रेस हो जाएगा कि भाई देखो कितनी बच्चों ने डिटेल स्टडी की हुई है। तो जितना आप डिटेल में लिखना चाहेंगे अपने पेपर में उतना ही टीचर इंप्रेस हो जाएगी। मगर फालतू में भी नहीं लिखना कि इतना फालतू लिख दिया कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे डबल पेज भर दिया, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, it was, however, J.B. Clark who developed marginal productivity theory as an analytical tool for explaining wage determination। तो जो जेबी क्लार्क है उनके थ्रू ये चीज शुरू हुई थी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को एक टूल लेके चलें जिससे वेज डिटर्मिनेशन हो सके। Therefore, marginal productivity theory is generally associated with his name। इसीलिए उस जो उनका नाम है वो काफी ज्यादा आता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में। क्लार्क हैज however not the lone contributor to the development of this theory। जो क्लार्क है वो अकेले नहीं है, कईयों ने साइमल्टेनियसली इस पे काम किया था। जैसे जीवंस हैं, मार्शल है एंड वॉलरस है, उन्होंने भी काम किया था। In the last quarter of the 19th century, many other economists like Jevons, Marshall, and Walras, etc., made significant contributions to the development of the marginal productivity theory। तो उन्होंने भी marginal productivity theory को काफी ज्यादा जो है contribute किया और अपने अपने तरीके से marginal productivity theory को develop करने की कोशिश की। Marginal productivity theory states that the price of each factor tends to be equal to its marginal productivity। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहती है कि जो फैक्टर का कंट्रीब्यूशन है, जो भी उसका मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो भी उसके लगाने से आउटपुट में इंक्रीज या इजाफा या फिर एनहेंसमेंट आई है, उतनी ही उसकी प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो फैक्टर जितना काम करता है, ज्यादा एफिशिएंट है ज्यादा तनख्वाह दे दो, कम एफिशिएंट है कम तनख्वाह दो। मोर प्रिसाइजली, the payment made to a factor that is its price equals the value of its marginal product। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसका प्राइस उतना ही रखो फैक्टर का जितना उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट है। The value of marginal physical product, or what is also known as marginal revenue product of a factor, equals its marginal product multiplied by the prevailing price of the product। सिंपल वर्ड्स में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है लेबर का, या लेबर की बात करें, इट इज इक्वल्स टू उसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय उसका प्राइस, जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ
लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, वेज रेट इक्वल्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेबर मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर हम लेबर मार्केट की बात करें जो इक्विलिब्रियम में, तो अगर उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय उस चीज का जो प्राइस होगा जो वो चीज बना रहा है। समझ की बात। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एम्फसाइजेस दैट in equilibrium wage rate can neither exceed nor less than the value of marginal physical product of labor। तो उनका यही मानना था कि इक्विलिब्रियम में जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं उससे जो है जो वेज रेट है या जो उसका फैक्टर प्राइस है वो ज्यादा भी नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता, वो उसके इक्वल ही रहेगा। तो मैंने यहाँ लेबर की एग्जांपल ले ली है, वाई एक्सिस पे वेज रेट दे दिया, एक्स एक्सिस पे लेबर दे दिया, ठीक है। तो द क्लासिकल थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड फॉर फैक्टर। जो क्लासिकल थ्योरी है वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसके थ्रू कैसे वेज रेट डिटरमिन करनी चाहिए, वो बेसिस है, ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरीज का। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एज्यूमिंग लेबर टू बी द ओनली फैक्टर प्रोडक्शन। हम ये मान के चलते हैं लेबर ही एक जो फैक्टर प्रोडक्शन है। द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व ऑफ अ लेबर गिवन बाय MRPL कर्व, ये जो है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व, ये लगातार गिरती जा रही है। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व ऐसे कैसी आई, आपको पुरानी वीडियो में जाना पड़ेगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी के थ्रू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कैसे ड्राइव होती है विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि नंबर वाइज वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। गिवन द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व, the number of workers to be employed will be determined by the point where marginal revenue productivity curve for labor is equal to wage rate। वो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम वहीं डिटरमिन होगा जहां पे वेज रेट के ये बराबर है। यहाँ पे वेज रेट के बराबर है तो यहाँ इक्विलिब्रियम यहाँ है तो यहाँ बराबर, समझ के बात, ठीक है। इफ द वेज रेट इज गिवन एट OW3, मान लो वेज रेट है OW3 ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ AW एवरेज वेज और MW मार्जिनल वेज, ठीक है। तो अगर ये वेज रेट है, ये वेज रेट है, तो इसके सामने मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व इसको P पॉइंट पे काटती है, तो P पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा और इस इक्विलिब्रियम लेवल पे OL यूनिट्स ऑफ लेबर आप एम्प्लॉय करोगे। समझ की बात। तो यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा हुआ है, अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल एम्प्लॉय द लेबर वेयर OW3 इट इज इक्वल्स टू MRPL, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड एट पॉइंट पी। ये जो पी पॉइंट पे इसका इक्विलिब्रियम आएगा और पॉइंट पी इंडिकेट्स दैट एट अ वेज रेट OW3 ओनली OL लेबर ऑफ वर्कर्स विल बी एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे साफ साफ दिखा है कि पी पॉइंट इक्विलिब्रियम बन जाएगा और इक्विलिब्रियम के सामने सिर्फ OL लेबर ही इस्तेमाल होंगे, उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है। व्हेन वेजेस गोज डाउन टू OW2 और OW1, more workers are employed because it pays to employ more workers when wages go down। तो फिगर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर वेज रेट OW2 हो जाता है तो वो पहले से ज्यादा लेबर इस्तेमाल करेगा, OW1 हो जाता है पहले से ज्यादा लेबर इस्तेमाल करेगा क्योंकि लेबर सस्ता हो गया। समझ की बात। तो यही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस थ्योरी में कि अगर लेबर सस्ता हो जाता है क्योंकि उससे काम हम ज्यादा करवा रहे हैं तो हम उसको ज्यादा इंप्लॉय करेंगे। समझ की बात। इफ वेजेस गो डाउन फ्रॉम OW3 to OW1, employer still employs OL units of workers, they will lose a possible revenue equals to PQR। अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मान लो वेजेस जब इतनी थी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इतनी थी, जहां पे कट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम है, तो इतने लेबर को हमने काम दिया। समझ की बात। बट अगर वेजेस गिर गए हैं, अगर वेजेस गिर गए हैं और वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के हिसाब से जो आर पॉइंट है इसके हिसाब से लेबर को जॉब नहीं दे रहा, ज्यादा बंदे नहीं लगा रहा, अगर वो इतने के इतने बंदे ही लगा रहा है, तो ये हमें दिखाता है कि इतने बंदे लगाता तो इतनी जो उसकी ये जो ट्राइंगल सा बना हुआ है PQR, ये रेवेन्यू उसका इंक्रीज हो जाता। मगर ये रेवेन्यू ये जो PQR एरिया है ये वो इंक्रीज नहीं कर पाया क्योंकि उसने लेबर इतने ही एम्प्लॉय किए और ज्यादा माल बना ही नहीं पाया। समझ की बात। Therefore, demand for labor increases as wages go down। जैसे वेजेस गिरते हैं तो लेबर की डिमांड बढ़ जाती है।
This relationship between wages and employment is called marginal productivity theory of फैक्टर डिमांड। तो इस ये जो रिलेशनशिप है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर डिमांड कहते हैं। ओवरऑल ये थ्योरी कहती है कि भाई जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसी हिसाब से तनख्वाहें दो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो ज्यादा तनख्वाहें दो और अगर कम है तो कम तनख्वाहें दो। समझ की बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वेट डिटर्मिनेशन इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी या कॉम्पिटिटिव मार्केट, और ये टॉपिक थोड़ा बड़ा रहने वाला है और जिस हिसाब से आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है उसी हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।